आर्गू करने का उनका तरीकेकार था। जबकि अदर साइड मियाँ साहब बीर शर्मा आ गए और उनको कैंसर हुआ, तो मियाँ रज़ाक साहब आज भी हयात हैं। अब उनका काम कम हो गया, उन्होंने काम कम कर लिया, लेकिन टैलेंट के हिसाब से बहुत फर्क था दोनों में, लेकिन देवर पैरेलल। जो मैं आपको जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर 700 में से 350 नंबर लेके आपने लॉ कर लिया तो आप आगे नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं, आप अपने जो लैप्सेस हैं पिछले उनको भूल जाइए। आप जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा टाइम देगा, कोई भी, ये बिल्कुल एक बात अपने पल्ले बांध दीजिए सारे के सारे, ये प्रोफेशन उस आदमी को कभी मायूस नहीं करता जो इसको मायूस नहीं करता। आप इसको टाइम देंगे, आप जो भी हालात हो, मुश्किल हालात हैं, आप तमाम के तमाम हजरात, आप सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। और ये सब के सब जो लोग आज जो अपने अरूज पे हैं, अपनी वकालत के अरूज पे हैं, ये सब लोगों ने, मोस्टली लोगों ने ये चीज फेस की होती है। हार्डशिप, फाइनेंशियल हार्डशिप। आपके पास गाड़ी नहीं होगी, आपके पास मोटरसाइकिल नहीं होगा, आप कभी किसी बस पे आएंगे, कभी आप किसी मोटरसाइकिल पे आएंगे, कभी आप किसी वैगन पे आएंगे। तो ये इट्स मेक्स नो डिफरेंस। जो फर्क डालेगा आपके प्रोफेशन में, वो आपकी लगन है। ये अगर अभी तो 7,000 लोग हैं ना हमारी बार काउंसिल के अंदर, जिनको हम रेगुलेट करते हैं, ये अगर 50,000 भी हो जाएं तो ये 50 के 50,000 भी खपत सकते हैं। यहां सिर्फ एक शर्त है कि आप ऑनेस्टी करेंगे इस प्रोफेशन से। ये कभी आपसे कभी भी नहीं करेगा। आपका जो भी टैलेंट है, आपका सोशल सर्कल कमजोर है, आप घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन आपको 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 केसेस चाहिए आपको आगे, आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और जब किसी केस में कोई छोटा सा केस आपको फैमिली रिजोल्यूशन में मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला का भी आ जाए, तो आपको वॉच किया जाता है। तमाम के तमाम जो लोग वहां मौजूद होते हैं, वो अदालत जो मौजूद होती है, जो रीडर्स वहां मौजूद होते हैं, जो लिटिगेंट्स मौजूद होते हैं, जो आपका लिटिगेंट है, जो आपका मुखालिफ लिटिगेंट है, जो वहां अदालत में बाकी लोग हैं, वो सब आपको वॉच कर रहे होते हैं। अगर किसी एक केस में आप एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे तो वो आपकी रेपुटेशन पूरे शहर में ट्रेवल करेगी। वो कहेगी यार ये कमाल का आदमी था यार, इसको ये बच्चा था लेकिन इसने क्या केस आर्गू किया। तो ये एक परफॉर्मिंग आर्ट का शोबा है। यू हैव टू परफॉर्म। आप ड्रामा नहीं करना। बहुत सारे हमारे वकला में ये मिथ है कि आप शाउट करेंगे, आप ड्रामा करेंगे, तो वो होती है उसमें भी, लेकिन उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। कि आप अगर टोटली ड्रामे की बुनियाद पे इस प्रोफेशन को परफॉर्म करेंगे तो वो आपका प्रोफेशन साथ नहीं देगा। सर्टेन टाइम तो आपको हाइप देगा, आप हाइप आपके प्रोफेशन में जाएगी, लेकिन एट द एंड फिर आप उसमें वो आगे नहीं कर सकेंगे। तो जो टिप्स हैं, बेसिक टिप्स हैं, आप जिस सीनियर के साथ हैं, जो सीनियर्स हैं उनके पास केसेस होते हैं, एवरेज किसी को कम केस भी होगा, 10-12 साल की श्रेणी का आदमी, उसमें 10-15 केसेस रोज उसके होते हैं। हमारे अल्लाह की मेहरबानी है, 30-30, 40-40 केस लगे होते हैं, किसी लोगों को 50 लगे होते हैं। तो वो केसेस आपके हैं, वो केसेस आपके सीनियर के नहीं है। वो केसेस में आप सुबह 8 बजे आइए, शाम का उसका ऑफिस अगर है तो आप शाम को उसका ऑफिस जाइए, आप उनसे उनकी फाइल्स छीनिए, फाइल्स पढ़िए, बार बार पढ़िए। जब आप फाइल्स पढ़ेंगे तो आपको प्रोपोजिशन का पता लगेगा कि ये क्या बात कर रहा है मेरा सीनियर, ये जो प्लान ड्राफ्ट की है, ये इशू क्या है, लॉ क्या है, सब्जेक्ट क्या इन्वॉल्व है इसमें। फिर आप उसका जवाब दावा पढ़ेंगे, दूसरी जो साइड देगी, फिर आप उसके जो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद लॉ की एप्लीकेशन बहुत बाद में आती है। वो जो केसेस आपके सीनियर्स के हैं, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लर्न कीजिए उन केसेस में। और लर्न ऐसे नहीं करेंगे कि जी अलीम अब्बासी साहब ने आपसे कहा कि जी ये जाके डेट ले आइए, आप जाके डेट ले आए। आप जरूर डेट लीजिए, लेकिन आप जिस केस में जा रहे हैं आपको उसमें फी भी नहीं मिलेगी,
आपको सीनियर ने भी कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन उसमें प्रोपोजिशन इन्वॉल्व क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसमें लॉ क्या है, ये आपकी एटमोस्ट ड्यूटी है कि यू शुड नो। किसी केस में आपने कोई आर्ग्यू नहीं करना, आपने कोई क्रॉस एग्जामिन नहीं करना, लेकिन अगर आपका सीनियर जाता है तो आपको पता हो कि ये केस में सब्जेक्ट क्या है, इसका टाइटल क्या है, इसमें लॉ क्या इन्वॉल्व है, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। जब आपकी अपनी प्रपोजिशन आएगी तो आपको यू हैव लिटिल मार्जिन कि आप गलती का आपको उसमें इस्तेमाल आप नहीं कर, आपने केस खराब कर दिया तो सीनियर आपका ठीक कर देगा, कोई नो इश्यू। लेकिन आपका जब अपना केस आपको आएगा, वहां उस पर आप लर्न करेंगे तो वो कॉस्ट करेगा आपको। अगर आप क्रॉस एग्जामिन में आपने गलत क्वेश्चन पुट कर दिया, आपने गलत सजेशन दे दिया आपने, तो वो आपको कॉस्ट करेगा, और वो उसका कॉस्ट ये होगी कि क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। जबकि आपका जो सीनियर का केस है वो आप करेंगे, उसमें आप कुछ भी ना करें, आप उसकी फाइल्स पढ़िए, शाम को फाइल्स पढ़िए, जबरदस्ती चाहिए उसे, फाइल्स छीनिए उससे, और जो लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है, लेकिन आपने सब पढ़ा हुआ है, हम इतनी ये बुक्स पढ़ी हैं आपकी, आपको हम देंगे सारी। 2 मेजर एक्ट हम आपको देंगे, सिविल के और क्रिमिनल साइड के, तमाम के तमाम जो 10 साल को आपको बुक्स चाहिए ना, वो सब उसमें मौजूद है, लेटेस्ट लॉ मौजूद है। आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सीपीसी है, पीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो नेम भी वहां आपका मौजूद होगा। ऐसा नहीं हम देते हैं, और ये हम कहते हैं कि हम पैसा आपकी वेलफेयर पे लगाते हैं। आपको यहाँ हम खाना नहीं खिलाएंगे कि हम आपको 2 लाख रुपए का यहाँ खाना आ जाए, हम आपको खाना खिलाएं, नहीं कराएंगे। हम आप पे इन्वेस्ट करते हैं जो आपको फायदा हो। आप लाइब्रेरी ना बनाइएगा, नहीं बना सकते, बनाना चाहिए आपको वैसे, राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट। आहिस्ता आहिस्ता अपनी फीस का एक चंक डाल दीजिए उसमें। अब आपने अगर 10,000 रुपये फीस ली, आप 2,000 की बुक ले लीजिए, आहिस्ता 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 आपकी लाइब्रेरी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी लेते तो आपके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। जब वो प्रोपोजिशन आप अपने सीनियर की देखेंगे, सिविल साइड की मैं बात करूंगा, क्रिमिनल साइड पर रिजवान साहब आपको बताएंगे क्या चीजें आपने देखनी है। बेसिकली सबसे जो इंपॉर्टेंट टिप है आपके पास वो ये है कि आप बार बार वो फाइल पढ़िए। ये किसी को डिस्कस मत करिए अपने क्लाइंट से। वो अक्सर आते हैं जी कि वो मेरा केस था जी, उसमें ये हुआ, उसमें ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो एग्रीमेंट हुआ, वो फलां एफिडेविट था। आप उसको उसका ब्रीफ मत देखिए, उसे कहें कि ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्रिमिनल साइड पे भी और सिविल साइड पे भी। अगर एक केस चल रहा है तो उस केस की पूरी मिसल कॉपी करिए, अपने पास से करिए, अपने खर्चे से करिए। हेवन विल नॉट फॉल, आप गरीब नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये आपको काम देगा। वो सारी की सारी फाइल पढ़िए, बार बार पढ़िए। 32 साल के बाद मेरा ये नतीजा है कि वो सारे के सारे वकला कामयाब हुए जिनको फाइल जिन्होंने पढ़ी। जो ब्रीफ उठा के ना, एक आपको एग्रीमेंट मिला, आप उठा के कोर्ट में चले गए, आपकी वकालत कभी भी नहीं चलेगी। क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा पूरी उस पेपर बुक का जो कोर्ट में होगी। आप प्लीडिंग्स पढ़ेंगे पार्टीज कि केस क्या है किसी मुद्दई का, डिफेंडेंट ने क्या उसको दिया, इश्यूज क्या हैं। ये जब तक पूरी की पूरी फाइल आपके सामने नहीं होगी, आप अपने प्रोफेशन से भी इंसाफ नहीं कर सकेंगे। और ये बारहा मैं कल की बात कर रहा हूं, मैंने कल एक फाइल देखी, वो मैं 3rd टाइम जब मुझे पढ़ी, मुझे 3 जबरदस्त क्वेश्चन मुझे मिले उसमें, मुझे मेरे अपने क्लाइंट की डिफेंस के लिए। आप ये उस तरह का देखा ना, जैसे करते क्या है हमारे भाई लोग, जो क्लाइंट से कहता है जी ये बात करनी, वो बात करता है सर बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज्यादती है, बहुत गरीब है। दिस इज नॉट योर डोमेन, ये आपका मैंडेट नहीं है। ये रोना, ये धोना, ये काम क्लाइंट का है, आपका काम नहीं है। आपका क्लाइंट काम ये है कि हुजूर वाला ये प्रोपोजिशन इन्वॉल्व है, ये स्टैट्यूटरी लॉ है, ये कोडिफाइड लॉ है, ये जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जिसपे ये सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं। दिस इज योर जॉब, योर डोमेन। दैट्स व्हाई द पीपल आर एंगेजिंग यू। इसलिए कि आप वो काम तो वो भी रोना वो भी कर सकते हैं सर। फैक्चुअल एस्पेक्ट पे वो सारे काम कर सकते हैं। और क्लाइंट को सुनिए, उसका ब्रीफ, वो बहुत सारी
इररिलेवेंट बातें करता है, बहुत सारी बातें उसकी। आप जब आप 10-15 साल की स्टैंडिंग आपकी होगी, आप समझेंगे ये तो फजूल बातें करता है, लेकिन अभी आपको सुनना है उसको। अभी चूंकि आप और वो एक ही स्टेज के लोग हैं, आपने मेजर एक्ट पढ़े होंगे, आपने स्टैट्यूट पढ़े होंगे, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है लॉ की, जो एप्लीकेशन है लॉ की, वो आपको इतनी उसकी और आपकी परसेप्शन तकरीबन एक तरह की है। उसको सुनिए, वहां से फैक्ट्स गैदर कीजिए। कानून में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लॉ एंड फैक्ट। आपने कहा ना, आपने सुना होगा कि ये फलां प्रोपोजिशन इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है। कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं। इसी पे बुनियाद है सारी सिविल लिटिगेशन की। जो लॉयर वेल वर्स्ड होगा फैक्ट्स में, उसका कोई लॉ कमजोर भी होगा तो वो संभाल लेगा अपने ब्रीफ को। लेकिन ये हो नहीं सकता कि आपको फैक्ट्स, आप हर रोज आपको अदालतें ग्रिल करेंगी। आप ये सिन है, लॉ का ना होना सिन नहीं है, फैक्ट्स का लॉयर को ना पता होना ये सिन है, जुर्म है। ये आपको ग्रिल करेगी कोर्ट्स, हायर कोर्ट स्पेशली। आपको वहां उनके पास टाइम नहीं होता, वो कहते हैं जी बताइए डिसीज किस दिन फोर्थ हुआ, ये बताइए एग्रीमेंट टू सेल किस डेट का है, ये बताइए टारगेट डेट कब थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में। ये ऑल फैक्ट्स जो है ना आपको टिप्स पे होने चाहिए। आपको इस काम कम है ना, दिमाग फ्रेश है, ये आपको एक ब्रीफ बनाइए। जब भी दो तरीकेकार है सिविल साइड पे। सबसे पहले अगर आप मुद्दई के वकील हैं तो मैंने जैसे आपका अर्ज किया कि आप उनसे फैक्ट्स लेंगे सारे। मिसाल के तौर पे एक एग्रीमेंट टू सेल है ए का बी के साथ। ए आपका क्लाइंट है, वो कहता है जी बी ने मुझे प्रॉपर्टी बेची, इतने पैसे लिए, अब मेरे नाम ट्रांसफर नहीं करना। तो सबसे पहला काम आप देखेंगे कि आपको लॉ कौन सा इन्वॉल्व है, स्टैट्यूट कौन सा इन्वॉल्व है, किस कानून के तहत आप सूट फाइल करेंगे। अर्जियां नहीं होती अदालत में, दरख्वास्तें नहीं होती अदालत में। कोई एप्लीकेशन भी देंगे ना, वो कानून के तहत है, उसके पीछे कानून इन्वॉल्व हो। 39(1) की है, 151 की है, 711 की है, जो नेम है। कोई ऐसी दरख्वास्त आप दे नहीं सकते जिसकी कानून या सिविल प्रोसीजर कोड उसकी बैकिंग नहीं कर रहा। तो सबसे पहले काम आपने करना ये है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। आप देखेंगे, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट निकालेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इंजेक्शन के डिफरेंट सेक्शंस हैं, स्पेसिफिक प्रॉमिस के डिफरेंट सेक्शंस हैं, कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट के डिफरेंट सेक्शंस हैं। उस सेक्शन को आप पढ़ेंगे, उसके फॉरेन कमेंट्री पढ़ेंगे। जैसे आप लॉ साइट्स भी, आपको बहुत सारा काम आसान होगा, लाइब्रेरी करनी भी जाते, तो आप जो मेजर एक्ट कमेंट्री में आपको बहुत सारा चीजें पता लग जाएंगी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट में फाइल करूं, मैं मुद्दई की तरफ से फाइल करूं, तो मैं क्या करूं कि मेरे मुद्दई का केस साबित हो जाए। वो लॉ को आपको पता होगा तो आप उसको अप्लाई करेंगे ना। आप जब प्लेन ड्राफ्ट करेंगी तो आपके दिमाग में सारा फैक्ट्स तो होंगे जो आपको बताएगा जी कि फलां तारीख को एग्रीमेंट हुआ, फलां को मैंने इतने पैसे दिए, फलां को इसने इनकार किया, वो सारी चीजें आपको देगा, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। लॉ आपने अप्लाई करना, ये क्लाइंट का काम नहीं है। यही मिसकंडक्ट है अगर आप करेंगे, उसको आंखें बंद करके दरख्वास्त अर्जी की तरह लिख के भेज देंगे तो वो आप जुल्म करेंगे, आपका मिसकंडक्ट होगा। आपको खुद नहीं पता, आप अपने किसी सीनियर के पास चले जाइए। आपका सीनियर नहीं है तो किसी और के पास चले जाइए, किसी दोस्त के पास चले जाइए जिसने इस तरह केस किया हो। लेकिन कभी भी ऐसा मत कीजिए पैसों के लिए। क्लाइंट्स का देखें, क्लाइंट को नहीं पता होता। अब आपने बहुत सारे दोस्तों ने टाइयां पहनी को, ये भी आपने गलत किया। कोई दोस्त हमारे नजर आ रहे हैं, ब्लैक टाइज यू डोंट हैव, आपको पता देखें ना। बेसिकली आप एक प्रोफेशन में जा रहे हैं, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। ये बार काउंसिल जो है, मैं आपको उस तरफ में बाद में आता हूँ सीपीसी वेबसाइट पे। देखिए ना, आज कुछ यूनिफॉर्म में भी दोस्त नहीं है, कुछ यूनिफॉर्म में ब्लैक टाई में है, तो ये आप नहीं पहन सकते। ब्लैक टाई का मतलब है कि मुझे इस बार काउंसिल ने, मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस दे रखा है, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक टाई, अदरवाइज यू कांट। जब आप इसका ख्याल नहीं करेंगे, हम आपको इंटरव्यू में मैं अगर देखूंगा कि कोई ब्लैक टाई में आएगा, मैं उसको इंटरव्यू लूंगा ही नहीं। और ये मिसकॉन्डक्ट है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप वकील हैं नहीं, आपको वकील प्रिटेंड कर रहे हैं। आप जब फिरेंगे लोगों को तो लोग आपको वकील समझेंगे ना।
तो लोगों को नहीं पता होता कि सब के सब वकील इनके एक्सपर्टीज क्या है। ये काली टाई जब आप पहन लेते हैं तो आप एलिवेट हो जाते हैं एक जगह, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी अपलिफ्ट होती है। बहुत फर्क पड़ेगा आपको जब आप अपने माशरे में अपने माशरे में फिरेंगे, अपने मोहल्ले में फिरेंगे, अपने एरिया में फिरेंगे, तो बहुत आपको भी फर्क लगेगा और लोगों को भी फर्क लगेगा। तो आपके कॉन्डक्ट के हवाले से ये टाई, ये काला कोट आपको देती है बार काउंसिल। 2015 तक कानून ये था कि बार काउंसिल के क्लचेस में आप तब तक होंगे जब आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मुर्तकब नहीं होंगे, तब होंगे जब आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मुर्तकब होंगे। आपका अदर कंडक्ट जो है हमारे डोमेन में नहीं था, बार काउंसिल के डोमेन में नहीं था। नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2015, your every conduct is subservient to the bar council, whether you are in the bedroom, whether you are in your street, whether you are in a wedding hall, your each and every conduct has to be gauged by the bar council. We can, और दो इदारे हैं जिनके पास सो मोटो पावर्स है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और एक बार काउंसिल है, प्रोविंशियल बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल। ये दो इदारे हैं पाकिस्तान में जिनके हाई कोर्ट के पास भी शो मोटो पावर्स नहीं है। आपको कहने का मकसद ये है, आप हमारे बच्चे हैं, हमने बहुत कोशिश की, ये कमाल की बार काउंसिल हमने बनाई, हमने वो सारा कल्चर खत्म किया, दोस्ती का, वो यारी का, ये यार इसको फोन कर दो, ये इसको पास कर दो, इसका मिसकॉन्डक्ट है इसको बरी कर दो, बिल्कुल नहीं करते। देखिए ना 19-20 का फर्क तो हम कर सकते हैं। और ये डिवाइन लॉ के खिलाफ, क्या ये इंसाफ है? एक बच्चे ने लॉ गैट में 80 नंबर लिए, एक बच्चा वो लेता है 45 नंबर लेता है, 50 नंबर लेके पास होता है। हम उस बच्चे को कहते हैं वो 20 में से 20 के सवाल के जवाब देता है, और ये बच्चा 1 देता है, 2 देता है, बाकी सारे आंसर नहीं देता। तो क्या ये इंसाफ है कि वो दोनों एक ही दिन उनको नोट किए जाए? ये नाइंसाफी है। उस बच्चे से नाइंसाफी है जिसने मेहनत की, जिसने तैयारी की, जिसने अपने एग्जाम को पास किया, जिसने इंटरव्यू में तैयारी करके आया वो। तो ये द डेज आर गॉन नाउ। बार काउंसिल में हमारा काम ये है, बार काउंसिल का काम ये है लीगल एजुकेशन को अपलिफ्ट करना, प्रोफेशनल्स को अपलिफ्ट करना, और ये जगह उन लोगों के लिए मुख्तस करना जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जहां कंट्रोटू की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने बिल्कुल नहीं छोड़ी। हम उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हाई कोर्ट पे हमला किया, वी आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम, और हम करेंगे, इसलिए कि आप यू डोंट हैव द लाइसेंस टू किल एवरीबॉडी। लाइसेंस वकील बनने का ये मकसद है कि लोगों को आप मोहल्ले में आप उनका जीना अजीरन कर दें। आप जब आप ये टाई पहनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लाई होती है। आपको सिक्योर होना है। मेरा रिकॉर्ड है 32 सालों में, मेरे खिलाफ कभी कोई केस नहीं हुआ। मेरा रिकॉर्ड है 32 सालों में, मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मुझे किसी चौक में रोका कि आपने ये वायलेशन की, सिग्नल की। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वकील हूं। मैंने कहा जी आप जो मेरा वो, आप जब वकील बनते हैं तो आप मजीद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। आपको लोग देखते हैं, आपको लोग देखे ना। हमने जो 2010 की अदलिया तहरीक थी, हमने एक लेवल पे लेके गए लॉयर्स मूवमेंट को, हम लॉयर्स के पिटिशनर को, लेकिन उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स ये हुए कि लॉयर्स ने बदमाशी शुरू कर दी। हर किसी की पगड़ी उछालना, हर किसी को रोन देना। ये आप इसलिए वकील नहीं बनाएंगे हम आपको कि आप जाके अपने चचा के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराएं, आप मोहल्ले में जाके न्यूसेंस पैदा करें, आप जाके थानों में लोगों के गिरबान पकड़े। हम ऐसा कभी नहीं अलाउ करेंगे। और आपका एवरी कॉन्डक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग दैट इज सब्जेक्ट एंड सबसर्विएंट टू द बार काउंसिल। हम कोई भी बात, अगर हमें पता लगता है कि मिस्टर बी ने ये किया, आज वहां जाके इसने एक एएसआई को गिरबान से घसीटा, तो वो वी कैन टेक एक्शन। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है, ये सब कहने का मकसद ये है कि हम ये आपके अपने इंटरेस्ट में है, इस प्रोफेशन के इंटरेस्ट में है। ये मैंने आपसे कहा ना कि पंजाबी में यूज करता है कि दिस प्रोफेशन नॉट फॉर द कंट्रोटर्स, कि जो
आए जी 11 बजे आए, कर्फे पहन के, ब्रांडेड शूट्स पहन के आए, वकालत को गलत भेजना पता हो, उनके पास पैसा और कहें जी कि हम इसको इस्तेमाल करें, कल एक प्लॉट पे कब्जा करें और कहें जी कम फॉरवर्ड जी मेरे दोस्त साथ मेरे साथ चलें। ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम नहीं, आप नहीं करेंगे और हम होने भी नहीं देंगे। इसलिए कि यू आर नॉट द स्टेक होल्डर ऑफ दिस, आप स्टेक होल्डर नहीं है इस सारे अदल के निजाम के। लॉयर ये समझते हैं कि वी आर स्टेक होल्डर्स, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर्स। वो अवाम है, वो गरीब लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके लिए आप वकील बन रहे हैं, जिनको आपने इंसाफ दिलाना है। जिन देखे ना, ये मनी मेकिंग बिल्कुल एक छोटा सा चंक है इसका। अगर आपने वकील बनना है, पैशन के साथ वकील बनना है, तो ये कमाल का प्रोफेशन है। ये अल्लाह का जो इख्तियारात हैं, ये वो आपको तजवीज करता है अल्लाह ताला, इंसाफ करना। आप देखें ना, अब जिस फील्ड में आप जाएंगे, आप बिल्कुल बादल की तरह आजाद होंगे। ये आपने कुछ सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस तक रखनी है अपने ऊपर, आपने कि आपने गलत काम नहीं करना, आपने टोटी नहीं करनी, आपने थानों से केसेस नहीं लेने, आपने जजेस के नाम के पैसे नहीं लेने, आपने आयुष के नाम के पैसे नहीं लेने, आपने दूसरी पार्टी से पोलिंग नहीं करनी आपने। और वकील सिर्फ वो होता है जो एक प्रोसेस के साथ जाएगा आगे। जो एक देखिए ना, रिले रेस होती है, वो एक आप सोटी पकड़ाते हैं, किसी को दूसरे को देता है, वो जब सर्कल कंप्लीट होता है, जो जीता है वो विनर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी वो जो स्टिक है वो मैं लेके मैं बीच में से क्रॉस करके मैं एंड पे चला जाऊं, तो वो आई एम नॉट इन द कंपटीशन। जब आप कंपटीशन में हैं तो इसके तमाम नॉर्म्स के साथ, इसके तमाम एथिक्स के साथ आप इसको अडॉप्ट करेंगे। और लीगल प्रैक्टिशनर और बार काउंसिल एक्ट में देयर आर प्रोविजंस, वहां आपका कैनन ऑफ प्रोफेशंस को पढ़िए, सब पढ़िए उसको। हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ जब आप आएंगे इंटरव्यू के लिए, हम आपसे पूछेंगे कि क्या लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में जो कैनन ऑफ प्रोफेशंस हैं, जो कंडक्ट आपका जो पूरा वहां लिखा क्या, यू कैन डू दिस थिंग, यू कांट डू, ये आप नहीं कर सकते, सब कुछ वहां हमने लिखा हुआ है, कोडिफाइड है। वो हम आपसे पूछेंगे भी। फिर आपको हमने हमारी वेबसाइट पे जाइए, हम 40 जजमेंट्स हमने रखी हैं, कमाल की जजमेंट्स हमने बहुत अनक्रेजी की, उसमें हमने बहुत सारी जजमेंट्स आपको दी। देखिए ना, आप गैजेट्स में लगे रहते हैं, दोस्तों से चैटिंग करते हैं, तो आपको ये नई पोद आई जो मेरे बच्चे भी हैं, तो 3 बजे तक मैंने उनसे कहा ये तो बिल्कुल अजीब सा काम है। देखे ना, ये आपकी सेहत तबाह हो जाएगी। दिन का सोना और रात के सोने में जमीन आसमान का फर्क है। आप नेचर के खिलाफ जाएंगे, आप सो जाइए 11 बजे 12 बजे मैक्सिमम। रात को आपका काम है, ये काम नहीं है कि आप सारा रात कभी भी आप वकालत नहीं कर सकेंगे। अगर आप 4 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे, तो वो 40 जजमेंट्स आप पढ़िए। वो हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे, हमारे वेबसाइट पे बार काउंसिल पे जाएंगे आप, वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे हमने आपको सजेस्ट की हुई है, जिसमें प्रिंसिपल वहां डिफरेंट प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दिए कि जी फलां जो भी केसेस में, मुख्तलिफ केसेस नारकोटिक्स में, वो हम आपसे पूछेंगे। आप देखें ना, बेसिकली जब भी आपका इंटरव्यू, मुझे नहीं पता कब आपका होगा, कब आपका टर्न आएगी, लेकिन ये आपको कोई रोकेगा नहीं कि आप उनसे क्यों पढ़ें, आप पढ़िए उनसे, उसके अलावा ही पढ़िए। लेकिन उसमें फायदा आपको ये होगा कि वो जब 40 जजमेंट्स आप पढ़ेंगे, तो उन 40 जजमेंट्स में आपको बुनियादी चीजें जो लॉ के, जो आपको 5-7 साल में जो लॉ का नो हाउ चाहिए, वो आपको सारी वहां मिल जाएगी। वो हमने इस तरह हमने उसको उनका इंतखाब किया। दूसरी बात ये थी, अब सिविल साइड पे मैं आपसे बात कर रहा था, एक तो आप सीपीसी को पढ़िए, रोज पढ़िए, कानूनी शहादत को रोज पढ़िए। क्रिमिनल साइड पे काम करने वाले सीआरपीसी को रोज पढ़िए। जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बार बार नई चीजें लगेंगी। देखिए ना, आप डिसिप्लिन में काम करेंगे, आप चीजें तय करके काम करेंगे। आप देखिए कि आज आपने 2 घंटे देने हैं, आपने पीपीसी को देने हैं, तो आपको आप तय कीजिए कि जी आपका इतना टाइम जो है जजमेंट्स पढ़ने में। जजमेंट जब आप पढ़ते हैं ना, एक जजमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे, आपको सारे का सारा कानून पता लग जाएगा उस प्रोपोजिशन के हवाले से। 10 केसेस करेंगे तो 10
डिफरेंट प्रोपोजिशंस का आपको पता लग जाएगा। आपको नींद आ रही है भाई, नींद आ रही है आपको? सर तो नींद आ रही है तो हम खत्म कर देते हैं। मैं को अगर ऐसा है तो हम लंबा हो गया। नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो गुजारिश आपसे ये थी कि जब 10 जजमेंट पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होगी, फैक्ट्स, उसमें जो इश्यूज क्या हैं, उसमें मैं विशाल को यहाँ वेलकम करता हूँ जी। आपसे गुजारिश है क्या आज जो मैडम है, मैडम विशाल के हवाले से तो आपको इल्म होगा हमारे हुर्रियत लीडर हैं जो डिटेन्ड हैं, जो इंडियन एट्रोसिटीज के खिलाफ वहाँ नंबरदार मारे हैं, यासीन मलिक साहब, उनको पनिशमेंट दी गई वहाँ जेल, और उनकी एरिया उनके हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो वहाँ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उस हवाले से इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो आज हमने इनको वदू किया कि चूंकि ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट है हमारे पास और हमारे लॉ में मौजूद है, तो आज एक तो आपको ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इनकी अपनी इनपुट है, इन्होंने काम किया उस हवाले से भी, और जो स्पेशली जो मकबूजा कश्मीर में जो हमारे लोगों के खिलाफ, जो वहाँ के हुर्रियत पसंदों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उस हवाले से भी आपको गाइड करेंगी। और प्लस जो ज़रा आप लॉ से रिलेटेड लोग हैं तो आपको ह्यूमन राइट्स के लॉज के हवाले से भी वो आज हम, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट ह्यूमन राइट्स भी है, वो फिर हमने इनको मदू किया। तो इनका बहुत शुक्रिया मैडम का कि आप यहाँ देसी फरमा हुई। तो मैं बस 5-7 मिनट करने के बाद फिर आपको नंबर देंगे। गुजारिश ये है कि मैं सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से आपसे बात कर रहा था कि एक जब प्लेंट आप ड्राफ्ट करेंगे, प्लेंट ड्राफ्ट करने के बाद उसके जब दूसरी पार्टी आएगी उसको जवाब दाखिल करेगी, प्लीडिंग्स कहते हैं इन दोनों से, और जब प्लीडिंग हो जाएंगी उनके बाद एक इश्यूज का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इश्यूज मींस कि 2 प्लीडिंग्स हैं, एक साइड जो प्लेंटिफ की है और डिफेंडेंट की है। अब जो डाइवर्जेंट इश्यूज हैं, जो डिफरेंस है उनमें कि जी व्हाट कोर्ट हैज टू एडजस्ट, व्हाट कोर्ट हैज टू ट्राई, वो क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेगी कोर्ट और उनको हम इश्यूज कहते हैं। और जो फाइंडिंग्स कोर्ट्स देंगी वो फाइंडिंग्स उन इश्यूज के हवाले से देंगी कि जी ये कंट्रोवर्सी है, प्लेंटिफ की कंट्रोवर्सी ये है, डिफेंडेंट्स को इस तरह रिवर्ट कर रहा है, तो ये एक जो इशू फ्रेम होगा वो आप उस इशू की बुनियाद पे आप एविडेंस डील करेंगे और उस इशू का ऑनर्स होगा। अगर आप इफ यू आर काउंसिल ऑफ द प्लेंटिफ, तो जो ऑनर्स आप पे होगा, यू हैव टू प्रूव दैट, यू हैव टू डिस्चार्ज दैट ऑनर्स। अगर वो डिफेंडेंट की तरफ होगा तो डिफेंडेंट हैज टू डिस्चार्ज दैट ऑनर्स। फिर उसके बाद एविडेंस की स्टेज आती है, और जब एविडेंस की स्टेज आती है उससे पहले सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल केसेस के हवाले से 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक वो डॉक्यूमेंट्स जो आप एनेक्स करेंगे इस प्लेंट के साथ, उसकी एक अलग लिस्ट होती है। एक वो डॉक्यूमेंट जो आपको पोजीशन में नहीं होते, जो आप गैदर करते हैं किसी इदारे से, वहां से आप मंगवाते हैं, वो लिस्ट ऑफ रिलायंस कहते हैं उनको, ये सारे कवानीन में मौजूद है। और होता क्या है कि हमारी लॉयर्स की नेग्लिजेंस की वजह से आपको क्लाइंट आपको डॉक्यूमेंट दे देता है। जब आप उसका ब्रीफ तैयार करते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि जी जब आपको ब्रीफिंग देता है तो आप का ये काम है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, जो डॉक्यूमेंट वो आपको देगा, जो डॉक्यूमेंट उसके पोजीशन में नहीं है, जो डॉक्यूमेंट सीडी के पास है, जो डॉक्यूमेंट पुलिस स्टेशन के पास है, जो डॉक्यूमेंट किसी और इदारे के पास है, वो डॉक्यूमेंट आपको तो नहीं देगा, वो रिलायंस में डालेंगे आप। और कस्टोडियन उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो कानूनी शहादत आपका अप्लाई करेगा। कानूनी शहादत क्या को रोज पढ़िए, बार बार उसको पढ़ें, ये सारी की सारी प्रैक्टिस आपकी कानूनी शहादत के तहत होगी। हाउ कैन यू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट? आप आंखें बंद करके
लेकिन एक प्रैक्टिस यहाँ बहुत ज्यादा है कि people used to exhibit documents in their statement. A consul is debarred under the law to file any such document because the advocate is not a witness. ये consul witness नहीं होता. Witness को custodian का रिकॉर्ड होता है या आसरा का रिकॉर्ड होता है. ये कहाँ से आपको बातें मिलेंगी? ये सारी की सारी मिलेंगी आपको कानूनी शहादत से. आपको एक प्रोपोजिशन देता हूँ कि एग्रीमेंट टू सेल है, ए सूट फाइल करता है स्पेशल प्रॉमिस का, बी आगे उसको डिनाई करता है, उसको कि जी मैंने दैट इज अ फोर्थ डॉक्यूमेंट, मैंने साइन नहीं किया. आप प्लेंटिफ काउंसिल है, जब आप कानूनी शहादत नहीं पढ़ेंगे तो आप वो केस साबित कर ही नहीं सकते. आर्टिकल 17 है, एनी डॉक्यूमेंट विच इज क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल लायबिलिटी हैज टू बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस. तो जो आप कहते हैं ना, आप देखते हैं जी मेरी भी गवाही पा लेना, तो देखते हैं ना हर 2 गवाहियां हर 2 उसमें वो होती हैं, विटनेसेस होते हैं. ये कंप्लायंस लॉ की है, आर्टिकल 17 की कंप्लायंस है. इसे कॉन्सिक्वेंस 79 में दिया गया कि व्हेन a document when law requires a document has to be proved by the 2 witnesses, that has to be proved. 2 witnesses आपने देने अगर नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि 79 में से कॉन्सिक्वेंस दिया गया. तो ये हमारी लेक्चर्स के बाद भी आपका रिजवान साहब करेंगे क्रिमिनल साइड पे और हम मैडम को मदू करेंगे. तो गुजारिश आपसे ये है कि जितने आप हमने आपको जो आपको हम कॉल करेंगे उसमें वो जो जजमेंट्स 40 हमने आपको रेफर की उसको जरूर पढ़िएगा और उसके लिए तैयारी कीजिए, और क्योंकि बहुत चेंज हालात हैं. थैंक यू सो मच. मैं मजीद बात है कि मैं मैडम मिशन से रिक्वेस्ट करूँगा तशरीफ लाएँ और अपने लेक्चर I'm very honored and grateful to Syed Qamar Hussain Shah Sahab, Vice Chairman, Islamabad Bar Council, to Raja Ali Khan Sahab, Chairman Executive Committee, Mr. Adil Aziz, Chairman Interprovincial Bar Council Relation Committee, and to all the dynamic and highly law-abiding and intelligent people sitting in the audience. And since it's International Human Rights Day today, and we expect that equality for human beings around the world, and the biggest weapon or the tool for any human being is, in my personal opinion, is that the armor that they should be wearing should be their awareness of their rights, of how to get their rights and how to stand up for their rights. And these are things which a very small percentage of people around the world know of or are aware of, or have degrees like you are privileged to have lectures from highly respectable lawyers who have spent a lifetime in courts advocating for various rights, be it civil rights, criminal rights, be it constitutional rights, but unfortunately, sometimes, even when you are fully aware of your rights to exist, to live, to be respected, to be honored, as per the Universal Human Rights Declaration, the first line, which is the first sentence, which is very, very close to my heart, is that every human being has a right to honor, dignity, and freedom. But somehow, the right to honor, dignity, and freedom is a pipe dream for people in war-ravaged areas, in conflict zones, or, let's go one step ahead, if they're completely defenseless and they're without any arms, without any protection, without any legal help, without any right to exist, and their only crime, because I have been for years lecturing, been advocating for equality, for personally suffering as well, that the only thing Kashmiri people
demand from the world as of now, and what they demanded 70 years before, is that they be given the right to be treated as a human being. Simple. We want to be considered humans. It's not a very big demand asking from the world. But we have seen violations happening all over the world. World War I, World War II. We have witnessed colossal deaths, tragedies, subjugations, arbitrary detentions, draconian laws, and no justice. But the rarest, I think, example of tyranny in our era, especially in the 21st century, is that when we talk about human rights violations, we've seen rape happening in the world. We've seen bloodshed, murders, killings. We've seen gangs operating. We've seen organizations involved in terrorism. There are many anti-terrorism laws around the world. But have we ever witnessed anywhere else in the world where it is a state policy, where there's state patronage, there's state backing to commit genocide of an entire nation and not be held accountable for it? This is the difference between human rights violation happening anywhere in the world and comparing them to the human rights violations taking place in the most militarized zone in the world, with the oldest pending conflict agenda, with over a dozen UN resolutions. Because you are lawyers, you know about time bars. There's no time bar on these resolutions. They can only be nullified if Pakistan, India, the Kashmiris, who are the principal party, and the UN collectively, dissolve those resolutions. Otherwise, there is no law in the world that can, impose a time bar. So they're very much intact, and the very dynamic Rizwan Awasi Saab is here, and he has his soul and his passion for the cause and for guiding me on the legal aspects regarding my husband's case has been phenomenal. And I think he gave me he shed a lot of light, especially on my husband's case, how we witnessed the injustice and the black justice done towards him, towards the other Hurriyat leaders. And there is absolutely no limit to the aggression and the tyranny and the injustice when a person does not submit to a crime or does not, acknowledge that they have done something, yet without their evidence, without their submission, as Mr. Aleem was talking about, collecting evidences, presenting them in the court. So at that time I was thinking about my husband, that he was in a death cell, and he still is there in Tihar death cell for the past almost 4 years, and without a counsel, and he was not presented in any of the proceedings physically. And then one fine day the court announces that we're going to make a judgment, and he's produced before the court, and the judge announces without even going through the proper legal course, even through the Indian Constitution. But this is nothing new for Kashmiris. Go back to Maqbool Butt Shahid, Afzal Guru. What's happening right now, the current leadership, Asiya Andrabi Sahiba, we have, she's languishing in Tihar, along with Fahminda Sufi. We have Shabir Shah Saab, and then what happened with Sayyid Ali Gilani Sahab. So the main focus of India is to completely eliminate the leadership. Secondly, to eliminate the youth, naturally committing genocide with underground torture cells over there, and even the courts, they're in the control of India. And what kind of courts are there? I mean, where you have draconian laws like TADA, POTA, Armed Forces Special Powers Act, and many other acts which are invalid laws. Invalid laws, I would say, because these laws came during the colonial rule when East India Company was there. And those laws, which are now inapplicable, invalid, according to the British law,
why is it that all these draconian laws are still being practiced, still being used to commit genocide and war crimes against Kashmiris and provide complete immunity to the Indian soldiers. So this is very important that we focus on, because this is not just about giving you a lecture. I mean, I think it's very important that we need to do some very hard research on how to expose these draconian laws and how they stand legally invalid, the sedition laws. Even their own Indian Supreme Court has said that they are no more valid, yet on what grounds, on legal grounds, are Kashmiri people being targeted with this law? Gaddari ka jo mukadme hote hain. Har Kashmiri gaddar hai unke liye, and for that matter, they do that. And then, yeah, because it's a legal spectrum. The Human Rights Council of the United Nations, India is a member of that, and it has many a times violated the international law, Universal Declaration of Human Rights, Geneva Conventions, and various other forums where India is a legal signatory. But I demand on this day that you know, their membership should be nullified in the Human Rights Council in the United Nations. And just recently, last month, we witnessed the UN Human Rights Council's Universal Periodic Review, and this review happens after every 3 to 4 years. And there were many countries that were questioning India's shameful human rights record, with proofs, with international reports of Amnesty International, British Parliament report, the European Human Rights Council report, 2 UN Human Rights Commission reports, and many others, and even their own national reports coming from India, the local national information provided by the state. And we witnessed many countries that were questioning India to ask them that how are you going to counter all this and on what grounds. So I think it's very valid that we should take this campaign one step ahead and campaign for the nullification of their membership. And I think in that the August top lawyers of our country can play a major role in that. And I think it's vital that whatever we do, I think be it a political struggle, be it a legal battle, be it any battle that we are facing internally, externally, there must be a blind faith or a conviction and romanticism. If you do not have romanticism with your goal or with your journey, romanticism is not just falling in love with somebody. Romanticism is a lifestyle. And that is what I have seen in the Kashmiri nation. Their blind conviction, their hope, their faith, and also for standing up against tyranny. I think this is the most beautiful example for the world, how Kashmiri people are trying to assert their position. We witnessed in the 20th century, especially after World War II, how there was an urge, a surge of demanding for independence for all those colonies under the British, the French, the Portuguese, the Spanish, and how we suddenly saw the independence of many new nations emerging. And that was the fundamental reason why the right to self-determination became the major paramount or the most powerful human rights for any human being, according to the Universal Human Rights Charter. So that's where it starts from. And so World War II, 20th century, and making this the paramount, the most powerful right of every human being to exist, to be given that birthright. So I think we need to follow that. We need to make that the principal goal for the Kashmiris, that they be given that right to self-determination. That is fundamental for any human being. And as I started my speech, the first thing that I said was that there is a simple demand from the Kashmiri people, and that is that they be treated as humans. If they are not considered humans, kindly redefine us. Are we aliens or are we another creature? Even animals have rights, even ecology, the rights of natural resources, the rights of everything.
But I think the biggest punishment the Kashmiri people face, or that they're born with, is that they exist and they are humans. And that is why they get butchered, where rape as a weapon of war is used to eliminate them, to silence them, to terrorize them. And then pellets showering, human shields, phosphorus shells, chemical weapons. Why? Why are they being targeted like that? Because they are humans. And they're humans, so they will be eliminated. And their only place is the graveyard, marked or unmarked. And on those graves, India is constructing colonies, India is constructing homes of Indian retired army personnel, SANIC colonies, a delimitation, changes in the demography. All this is lawfare. And that's where we need very, very strong legal voices coming from Pakistan, being a signatory to the UN resolutions. And I think it's pivotal now, because now we're on the 7th and the 8th stage of the stages of genocide according to Genocide Watch. That's the stand term, and we demand international criminal tribunals like Rwanda and Yugoslavia, how they established ad hoc criminal tribunals for them against the war crimes. So I think we need a countrywide campaign, and then taking it internationally along with the top leadership and the lawyers faculty, and then I think there are no limits to it. It must be challenged under the universal jurisdiction. That's where it falls. India has violated international law, humanitarian law, and Geneva Conventions, and there is a dire need to impose sanctions, economic and defense sanctions on them. Defense trade must be barred, and they must be stripped off their membership of the Human Rights Council in the UN. And that is the way forward. And from RSS being a terrorist organization and moving globally and becoming HSS, its sister organization, and just targeting minorities of India and Kashmiris globally. So their terrorism has been spreading now, is spreading. And this impact is engulfing not just South Asia, but the world over. We witnessed in Canada attacks on Kashmiri Muslims. We witnessed attack on Indian Muslims, on Indian Dalits, and on moderate Hindus in America being warned by the RSS terrorist organization that if they return to India, they will be killed, their properties will be snatched. So this terrorism is spreading all over the world. So it needs to be targeted under the international framework. Thank you very much. Thank you, Madam Michelle. अभी 10 minutes break है, मैं चूँकि जाना है इनकी मसरूफियत है, उसके बाद हमारे ऑनरेबल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब रिजवान बादशाह साहब तशरीफ लाए, उनका लेक्चर होगा. 10 minutes break. After that we will continue. Thank you.
ਇਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।